हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जिन भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया है, उनका एक सब्जेक्ट हैगा, कंपलसरी सब्जेक्ट हैगा सभी स्टूडेंट्स का, एनवायरमेंटल साइंस। आज मैं लेकर आया हूँ उसकी आप लोगों के साथ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 को, जिसका नाम हैगा एनवायरमेंटल स्टडीज इंट्रोडक्शन, और यूनिट नंबर 2 हैगी इकोसिस्टम। उस कंप्लीट यूनिट को, उसके सभी कंसेप्ट्स को एक वन शॉट रिवीजन वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 2 है, ये बहुत ही वास्ट यूनिट है, बहुत सारा कंटेंट है इसमें। तो मैं सारा कंटेंट कवर नहीं करूंगा। जो जो कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसे शॉर्ट में समझाता, कंसेप्ट समझाता आपको चलूंगा। बाद में आपको लिखना तो आपको बना के ये जो बिल्कुल ये डिटो है, ये तो आपको लिखना नहीं है। तो चलिए अब उन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, पहले है कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, मतलब जो एनवायरमेंट है हमारा वो किन किन कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले आती है हमारे पास लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है? तो इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट विच रिप्रेजेंट द लैंड मास ऑफ प्लेनेट। ये आउटरमोस्ट लेयर है जो कि पूरे प्लेनेट के लैंड मास को रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? रॉक्स, सॉइल, सेडिमेंट एंड मिनरल्स। वेरियस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और लैंडफॉर्म्स लाइक हाई माउंटेन, प्लेट्यू, डीप वैलीज एंड सी बेड्स मेक द सरफेस ऑफ लिथोस्फेयर अनइवन। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थ का, अर्थ के लैंड का, उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर क्या क्या होता है? वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वेदरिंग, इरोजन, वोल्केनिक इरप्शन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल टेक प्लेस इन लिथोस्फेयर। ये होता है हमारा लिथोस्फेयर। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। ये क्या करती है? रिप्रेजेंट वाटर मासेस ऑन द प्लेनेट प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। जितना भी वाटर प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पर, चाहे सॉलिड फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैसेस फॉर्म में, उसे रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोस्फेयर। इट कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट हमारा हाइड्रोस्फेयर है। ओशियन एंड सी रिप्रेजेंट मैराइन इकोसिस्टम विच कंटेन 97% ऑफ टोटल वाटर कंटेंट। ओशियन और सी मैराइन इकोसिस्टम में आते हैं, जो कि 97% है टोटल वाटर का। द रिमेनिंग 3% वाटर जो हैगा हमारा, वो हैगा फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा थर्ड, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज थिन शीट ऑफ गैसेस मिक्सचर विच एनवेलोप द प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब गैसेस के सभी गैसें मिलकर अर्थ के ऊपर एक एनवेलप की फॉर्म में बना लेती हैं, कवर कर लेती हैं अर्थ को गैसेस की फॉर्म में, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, द डेंसिटी ऑफ एयर मासेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज रेपिडली विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। कौन कौन सी गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारी अदर गैसेज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। जब टेम्परेचर चेंज होता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लैप्स रेट कहते हैं। बाकी इसमें आपको और कुछ कम करनी है। अब देखिए, एटमॉस्फेयर जो हमारा एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसके भी कुछ सब कंपोनेंट्स हैं। पहला सब कंपोनेंट आता है ट्रोपोस्फेयर। तो ये कौन सा होता है? जो कि 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर, मतलब 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में होता है। द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर मास इज फाउंड इन दिस रीजन। मतलब सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर में आता है। ठीक है। यहाँ पर अपर लेयर जो होती है इसे ट्रोपोपोज कहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। जो सबसे नीचे वाली लेयर में टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोस्फेयर में, और सबसे ऊपर जो जहाँ पर खत्म होने वाला होता है ट्रोपोस्फेयर, वहां टेम्परेचर पहुंच जाता है -56 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। सेकंड सब कॉम्पोनेंट है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्टार्ट राइजिंग टेम्परेचर, इसमें राइज होना इंक्रीज होता है ट्रोपोपोज से। कितना पहुंच जाता है? -56 से -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये ओजोन लेयरिंग होती है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ओजोन लेयर इन दिस रीजन एब्जॉर्व हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती है, यूबीवी को, इन सभी को एब्जॉर्व करके अर्थ के ऊपर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। However, the ozone layer is depleting, बट अब कुछ टाइम से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। किस वजह से? कई सारी गैसेज जैसे कि CFCs और इन सारी गैसों की वजह से ओजोन लेयर डिक्रीज होती जा रही है। ओजोन होल इज द प्लेस इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। ये कहाँ पर रहेगा? सबसे ऊपर वाले पार्ट में स्ट्रेटोस्फेयर के एक होल होता जा रहा है, उसे हम ओजोन लेयर होल कहते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर क्या होता है? टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर से मेसोस्फेयर में जाते हैं कोई,
वैसे ही वहाँ पर भी टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और टेम्परेचर देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में तो -2 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन फिर से मेसोस्फेयर में कहाँ पहुंच जाता है, -96 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है अपर बाउंड्री में मेसोस्फेयर के। द डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है लेयर की। कई सारे केमिकल पाए जाते हैं O2 NO विच डू नॉट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर आता है हमारा थर्मोस्फियर। ये कौन सा होता है, आयोनिक ऑक्सीजन एटम एंड अदर आयंस इन दिस लेयर एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन विच इंक्रीज द टेम्परेचर। देखिए अब जो सबसे ऊपर वाली हमारी थर्मोस्फेयर लेयर होती है, इसमें टेम्परेचर अभी मेसोस्फेयर में -96 डिग्री सेल्सियस था, और थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है सबसे -96, और जो हाईएस्ट पहुंच जाता है टेम्परेचर वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गए आपके एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट सारे। अब आएगा हमारे पास जो चौथा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन है एटमॉस्फेयर का। लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इन द एनवायरनमेंट वेयर लाइफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट इज nourished एंड फ्लोरिश्ड बाय हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द नेचर। बायोस्फीयर में ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, और ये वाला बायोस्फीयर एनवायरनमेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल स्टडी का नेचर कैसा होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन्स, मतलब ये कई सारे चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है और उन सब के साथ एनवायरनमेंट फॉर्म करता है, तो उसे हम कह देते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। एनवायरमेंटल स्टडी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो सभी के साथ एक तरीके से डील करती है, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो, बायोटिक कंपोनेंट हो, कुछ भी हो। ऑल्सो द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो एनवायरमेंट है और एनवायरमेंटल इशू है वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में, तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड। और इसीलिए इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है इनको स्टडी करने के लिए। Multidisciplinary nature of environment studies may be understood by a small case. Suppose a development activity is proposed within, ये आपका एग्जांपल दे रखा है, इसे छोड़िए। अब देखिए, to effectively conduct the EIA मतलब environmental इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सपर्टीज फ्रॉम फॉलोइंग डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड। मतलब अब एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1 आते हैं लाइफ साइंस, जो होते हैं जूलॉजी या बोटेनी से। तो टू एसेस द बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड एंडेज्म ऑफ गिवन रीजन। किसी रीजन में कितनी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं, उसे समझने के लिए हमें लाइफ साइंस और जूलॉजी बोटेनी वालों की जरूरत पड़ती है। सेकंड आते हैं अर्थ साइंस, जिसमें जियोलॉजी, जियोग्राफी और जियोकेमिस्ट्री आते हैं। तो अर्थ साइंस विल स्टडी द डिटेल ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल टेरेन। जो ये जियोलॉजी के, अर्थ साइंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या समझते हैं कि जो जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल नेचर कैसा है वहाँ की लैंड का, किस टाइप की सॉइल है, किस टाइप की रॉक्स हैं, टेक्टोनिक्स किस टाइप के हैं, सेस्मिक एक्टिविटी इन द रीजन कैसी आएंगी, किस टाइप की एक्टिविटी वहाँ हो सकती है। थर्ड चाहिए केमिकल साइंस। तो इट विल हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ एनवायरनमेंट। फिर केमिकल साइंस के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है कि ये समझने के लिए कि उस एरिया में क्या क्या केमिकल प्रोसेस नेचुरली हो रहे हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए केमिकल साइंस वालों की जरूरत पड़ती है। फिर एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत किस लिए पड़ती है, टू एसेस द हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस इन द रीजन। किसी रीजन में क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्या वहाँ का ट्रेडिशन है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आएगा सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के एक्सपर्ट्स की जरूरत टू एसेस द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉसिबल चेंज द सेम विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उस एरिया की पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए और उन्हें वहाँ से हटाने का पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें समझने के लिए सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। फिर लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक्सपर्टीज फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट ड्यूरिंग अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एक्टिविटी। अब हमें अगर वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कई सारे लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लॉ और लीगल एस्पेक्ट्स वालों की जरूरत, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। फिर आता है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड
स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वी नीड डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल एंड मॉडल टू स्टैटिस्टिकली वैलिडेट द ऑब्टेन डाटा। जो हमारे पास डाटा है उसे स्टडी करने के लिए हमें उसे कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स और मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, जिससे जो कि हमें कौन मैथमेटिक, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट्स देते हैं। ये हो गया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों कहा जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज को। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कई बार मार्क्स में। फिर आएगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज का क्या स्कोप है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, सबसे पहले इसके कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब इसका स्कोप कहाँ है। नंबर 1, एकेडमिक। एज डिस्कस्ड अबव, द सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूमरस स्कूल, कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी at graduation and post graduation level. The student may pursue the subject worldwide. A large number of dedicated departments, center, university and institution have been established for the subject. An interested professional may join the teaching and academic and make the next generation aware of environmental issue and their tangible solution. एकेडमिक्स में हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब एकेडमिक्स में लाने के लिए इसलिए पड़ी ताकि जो यंग यूथ हैं कंट्री के, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए क्या क्या एनवायरमेंटल इशू हो सकते हैं और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए हमें इस सब्जेक्ट को एकेडमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़ी। सेकंड है कहाँ स्कोप है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड पोस्ट डॉक्टरल वर्क हैज बीन गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड टू गेट कोस्ट इफेक्टिव कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इशू एंड चैलेंजेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इसको यूज करना पड़ा क्योंकि कई सारे एनवायरमेंटल इशू हो रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो जब ये उन्हें पता होगा कि इस टाइप का कोई सब्जेक्ट है तो फिर उसे वो उसी अकॉर्डिंग से वर्क करेंगे कि ज़्यादा ये इशू जनरेट ना हो। इंडस्ट्रीज में तो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय इंडस्ट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैव बीन रिक्रूटिंग एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स। और कहाँ इन एनवायरमेंट सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जरूरत और कहाँ पड़ती है, तो इंडस्ट्रीज में पड़ती है। उन्हें इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस को समझने में, इन्वायरमेंटल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करने में इन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की मदद पड़ती है। मिनिस्ट्री एंड एजेंसी में तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एजेंसी एंड कन्वेंशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट फ्रिक्वेंटली क्रिएट वैकेंसीज फॉर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जरूरत कहाँ और पड़ती है, मिनिस्ट्रीज में भी पड़ती है। कई सारे ऐसी पोस्ट हैंगी जहाँ पर गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के सजेशन की जरूरत पड़ती है, तो मिनिस्ट्री में इसका एक अच्छा स्कोप है। फिर अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज में कंसल्टेंसी के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। ग्रीन जर्नलिज्म, मतलब जो लोग एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाएं सभी को, न्यूज़ एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं न्यूज़ दें एनवायरनमेंट के बारे में, तो इसमें भी एक अच्छा स्कोप होता है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का। फिर है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड ग्रीन एडवोकेसी। और कहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है, तो जैसे इनका स्कोप हैगा कि अगर कोई नया इन्वायरमेंटल इशू हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड लॉ वगैरह लाने के लिए इनको इन्हीं एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन एनवायरमेंटलिज्म। अब एनवायरमेंटलिज्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, मतलब कुछ हिस्ट्री है इसकी, वो सारी क्या है देखिए। तो इन वेस्टर्न वर्ल्ड द फर्स्ट एवर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कब हुआ था? पहली बार साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखी थी उसमें करा गया था इसका जिक्र 1962 में। द बुक रेज्ड द इशू ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो यूएस में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज हुआ था उसके इम्पैक्ट्स को लेकर क्या क्या होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पर, उस पर यह बुक लिखी गई थी। इन 1970 द बुक लिमिट टू ग्रोथ बाय क्लब ऑफ रोम अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन। उसके बाद 1970 में एक बुक थी लिमिट टू ग्रोथ जो कि रोम के एक क्लब ने लिखी थी, उसने सबकी अटेंशन की। फिर रामासर कन्वेंशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। रामासर कन्वेंशन आया एग्जिस्टेंस में 2 फरवरी 1971 में, जिसका एम क्या था? कंजर्व वेटलैंड ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड को बचाना। जैसे देखिए जो 2 फरवरी का डे होता है उसे हम वेटलैंड के वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जानते हैं। इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन स्टॉकहोल्म बिटवीन 5 जून टू दिस, ये एक्स्ट्रा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर मनाया जाता है 5 जून को। इंडिया स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, स्टार्ट किया था इंडिया ने 1973 में। इंडिया वर्ल्ड विटनेस द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 में।
उसके बाद चेरनोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर 26 अप्रैल 1986 में। इसमें सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे आता है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म आइडिया दैट मींस मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड सस्टेनेबल, पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना सस्टेनेबिलिटी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? पेथवे बाय विच द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो वो रास्ता जिससे हम सस्टेनेबिलिटी का गोल और पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाने का गोल को अचीव कर सके, वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainability Development Goals. These are 17 goals set as 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals SDGs क्या होते हैं? 17 goals होंगे जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। इट वॉज अडॉप्ट किया था इसे यूनाइटेड नेशन ने स्टेट मेंबर इन 2015 में। All the developed and developing country have been called to achieve the goal by global partnership. Global partnership करके इन goals को अचीव करने के लिए कहा गया था, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री हो चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो। Social, environment and economy are collectively considered three pillars of sustainable development. Sustainable development के three pillars हैं सोसाइटी, environment and economy, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। इन तीन पिलरों के बारे में बताया गया है। पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट मींस वी शुड कंज्यूम एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज इन सस्टेनेबल मैनर। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरमेंट से हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है उन्हें हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। द प्रेजेंट रेट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक्सीड्स मैनीफोल्ड द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सेम व्हिच इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सपोनेंशियल रेट। क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल मैनर में यूज? क्योंकि जिस रेट से हम उन्हें खत्म कर रहे हैं और जो उनका रेट है बनने का वो उनमें बहुत डिफरेंस है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो इससे ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। सेकंड है सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इट इज अ डिफाइन अ सोसाइटी as having fair and equal opportunity for its population with gender equality, good health and education facility and people's participation in nation building। मतलब सोसाइटी का क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो डिस्क्राइब किया जाता है सोशल सस्टेनेबिलिटी के अंदर। फिर आएगा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मतलब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मींस द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि सभी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स। किसी से भी कोई बेसिक नीड्स जो उसकी हैं वो नहीं छीननी चाहिए। बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए इन रिसोर्सेज का। तो देखिए यहाँ तक तो ये आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई, एनवायरमेंटल स्टडी इंट्रोडक्शन। अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट नंबर 2, जो कि है कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम नाम है पूरी यूनिट का। ये एक बहुत ही वास्ट यूनिट है, तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मैं वो बताता चलूंगा आपको। बाकी मैंने आपको दे सारी चीजें रखी हैं, आप इसे अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है अब कि मैं आपको सारी चीजें समझाऊं। आप सिर्फ इनके कंसेप्ट को समझ लीजिए, बाकी आप इन्हें खुद भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कि एनवायरनमेंट की। इकोसिस्टम कहते हैं हम किसे हैं? दैट एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है कुछ चीजों का, तो वो सारी चीजें मिलकर एक इकोसिस्टम बना लेती हैं। विदाउट लिविंग कंपोनेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम इज नॉट पॉसिबल। बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम नहीं बन सकता, ना ही बिना नॉन लिविंग थिंग्स के इकोसिस्टम बन सकता है। बोथ आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। The study of physical and biological process including distribution and abundance of living organism and interaction between them surrounding environment is known as ecosystem। ये सारे इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है। The theme of ecosystem is energy flow। इकोसिस्टम में होता क्या है पर्टिकुलरली, जो मेन है इसका वो है एनर्जी का फ्लो करवाना। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, चाहे वो लिविंग से नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग से लिविंग में, कैसे भी ट्रांसफर हो, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब इसके दो कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में भी हमारे पास 3 टाइप्स के कैटेगरी हैंगी इनकी। पहले बायोटिक कंपोनेंट होते क्या हैं? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैंगी वो सारी बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आती है। अब इनके भी 3 पार्ट है। नंबर 1 आता है प्रोड्यूसर, मतलब जो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, जो अपना सन की लाइट से और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं दूसरे लोगों के लिए, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। सेकंड आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कि उस खाने, जो प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, वो कहलाते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को हम हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मीन जो हर्बीवोरस होते हैं, जो कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट को और फूड को खाते हैं। फिर सेकंड आते हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ना ईट कर
मतलब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं, हर्बीवोरस को ईट करते हैं, वो आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर में। और टर्शियरी कंज्यूमर में आते हैं हमारे मीट ईटर, जो डायरेक्टली सिर्फ मीट ही खाते हैं, बड़े वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, लॉयंस, ये आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स में। थर्ड टाइप के आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कि नेचर में जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रह जाते हैं उन सभी को डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर दें, जिससे नेचर का कोई भी हार्म ना हो, उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये कहाँ पर, डेड और डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं ये सारे डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब आगे आएगा हमारे पास अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स हैं हमारे पास वो सारी आती है एबायोटिक में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें क्या क्या आता है, वाटर आ जाता है। हमारे पास दो टाइप के एबायोटिक कंपोनेंट है, क्लाइमेटिक फैक्टर और इडेफिक फैक्टर। क्लाइमेटिक में क्या क्या आते हैं, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। इडेफिक में सॉइल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल और सबस्ट्रेटम, ये सारी चीजें आती है हमारी इडेफिक में। देखिए अब इन सभी को थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, बाकी अगर आपको रीड करना हो तो आप पूरा रीड कर सकते हैं। लाइट क्या है, लाइट एक एसेंशियल फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए और डिकम्पोजिटर के लिए। सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं और उन्हें हेटेरोट्रॉप ईट करते हैं और अल्टीमेटली डिकम्पोजर उसे डिकम्पोज करते हैं। विदाउट सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइट हैज डिफरेंट इम्पैक्ट। अलग अलग टाइप की क्वांटिटी की लाइट और अलग अलग क्वालिटी की लाइट का सभी के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होता है। लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्लोरोफिल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, प्लांट को डिवाइड करता है, जहां पर ज्यादा लाइट होती है वहां पर दूसरे प्लांट होते हैं, जहां पर कम लाइट होती है वहां दूसरे होते हैं। लाइट डिसाइड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट रीजन, रीजन्स को भी डिवाइड कर देता है, जहां पर ज्यादा लाइट होती है वहां का रीजन कुछ और होता है, जहां पर कम लाइट होती है वहां का रीजन कुछ और होता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जहाँ ज्यादा ज्यादा लाइट होगी सन की वहां पर गर्मी होगी, जहाँ पर कम लाइट होगी वहां सर्दी होती है। स्टोमेटल मूवमेंट, जो लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं उनकी मूवमेंट्स लाइट पे ही डिपेंड करती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन की वजह से भी उसने सीजन्स को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है लाइट की ड्यूरेशन के बेसिस पर। एनिमल्स के लिए लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है एनिमल्स में वो सारी इसी की वजह से होती है। विजन, बिना लाइट के हम कोई भी चीज नहीं देख सकते। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन क्या होता है, जो इस कलर, स्किन का कलर डिपेंड होता है वो लाइट पर ही डिपेंड करता है सभी एनिमल्स की। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी हमारे लाइट की हेल्प से ही होता है। फिर सिरकैडियन रिद्म, जो एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं वो भी एक तरीके से लाइट के ही कंडक्ट की वजह से होता है। सेकंड आता है हमारा कंपोनेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, सभी को अलग, टेम्परेचर जो वहाँ की वार्मनेस या कोल्डनेस बताता है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है टेम्परेचर की प्लांट के लिए, तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी टेम्परेचर की हेल्प से होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट सरफेस लेयर आर डिफरेंट, मतलब जो ये एनिमल्स को, प्लांट्स को डिवाइड कर देता है कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर दूसरे प्लांट होते हैं, जहाँ पर थोड़ी कम गर्मी होती है वहाँ का प्लांट दूसरा होता है, तो वो भी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है और ये भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है तो वार्म, इसके बेसिस पर एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में, ठीक है। माइग्रेशन टेम्परेचर की वजह से ही करते हैं एनिमल्स, अगर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ से जिस टाइप के एनिमल्स हैं उन्हें जिस तरीके की चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरीके के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उधर माइग्रेट कर जाते हैं। थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा वाटर। वाटर के बारे में तो सभी को पता है, बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। सभी अबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम के उनके लिए वाटर बहुत जरूरी है, और बायोटिक फैक्टर के लिए भी उतना ही जरूरी है। अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, मतलब जो पूरे अर्थ पर वाटर रहेगा उसमें 91% जो एरिया अर्थ का कवर कर रखा है वो वाटर ने कवर कर रखा है। उसमें से 100% जो वाटर रहेगा उसमें से 3% फ्रेश वाटर है, 97% आपका जो समुद्र वगैरह में पानी है वो आ जाता है, ठीक है। बाकी आपका ये पढ़ लीजिएगा, ये सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। फिर आते हैं हमारे पास इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे एक कंपोनेंट है सॉइल। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है और एनिमल्स को ड्वेल करने में हेल्प करती है। फर्टिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सॉइल डिसाइड्स, किस टाइप की वेजिटेशन होगी वो किस पर डिपेंड करता है, प्लांट की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी पर और क्वांटिटी पर। पीएच होता है सॉइल का वो 7 होता है, अगर 7 से कम हो जाता है पीएच तो वो एसिडिक सॉइल हो जाती है, 7 से ज्यादा हो जाता है तो वो एल्कलाइन सॉइल हो जाती है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट
इकोलॉजिकल pyramid's क्या होते हैं? तो इकोलॉजिकल pyramid इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर जितने भी ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसे डिजाइन किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने इसे डिजाइन किया था। इसे एल्टियन पिरामिड और फूड पिरामिड भी कहा जाता है। तीन टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं हमारे पास, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आएगा पिरामिड ऑफ नंबर। एज द नेम से इन टाइप ऑफ पिरामिड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज काउंटेड एंड अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव वॉल्यूम टू ईच ट्रॉपिक लेवल इज एलोकेटेड। इसमें क्या होता है, जो पिरामिड है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसे में काउंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे वॉल्यूम बताया जाता है ट्रॉफिक लेवल का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज हायर, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका नंबर हायर होता है, कंज्यूमर का कम होता है। नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल इन ईच ट्रॉफिक लेवल डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इनके नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। आगे देखिए, अब आगे आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास इज टोटल ड्राई वेट ऑफ एनिमल एज वेल एज प्लांट प्रेजेंट इन इकोसिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एक टाइम पर टोटल ड्राई वेट मतलब एनिमल्स और प्लांट का मिला के कितना टोटल वेट बनता है उसे हम बायोमास कहते हैं। लाइक अ पिरामिड ऑफ नंबर इट मे बी अपराइट और इन्वर्टेड इन केस ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है उसमें क्या है, उन्हें ट्रॉफिक लेवलों को उनके मास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। ये कैसे भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं मतलब सीधे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों टाइप के हो सकते हैं। जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम होते हैं वो अपराइट होते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, फिर आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। एज ऑलरेडी मेंशन द फूड चेन एंड फूड वेब सिस्टम हैज एग्जिस्टेड फॉर energy requirement and energy transfer between living organisms. It is most important type of ecological pyramid. The amount of energy being transferred from lower trophic level toward the upper one become less and less. क्या है, जैसा कि पहले भी बताया गया, फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। फूड वेब में भी एनर्जी, जो अभी हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है। इन दोनों में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो जो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रॉफिक लेवल बनाए गए हैं उसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो लोअर से अपर तक जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है वैसे वैसे वो कम होती जाती है। जो द लॉन्गर द पिरामिड इन हाइट द लेसर विल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ट्रॉफिक लेवल्स में कम होती जाती है। बाकी ये सारे आपको इसी के बारे में बता रखा है, इसे आप रीड करिएगा। आगे चलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म वर्ड कॉइन्ड बाय रूनगर हल्ट। सबसे पहले किसने बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में? रैगनर हल्ट ने बताया था। फेमस इकोलॉजिस्ट थे ये, जिन्होंने डिफाइन करा था इकोलॉजिकल सक्सेशन को कैसे, द नेचुरल प्रोसेस बाय विच सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप। जब एक किसी रीजन में दूसरे रीजन से कोई एनिमल्स या कम्युनिटी प्लांट की आके ग्रो होनी स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होता है, द स्पीशीज टाइप एंड कम्युनिटी चेंज इन ऑर्डिनरी प्रोसेस। जो उस एरिया की स्पीसीज है उसमें चेंज आ जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इकोसिस्टम स्टेबल एरिया बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, कॉजेज क्या क्या होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के? तो इनिशियल कॉज है किससे की वजह से होता है, जब जहां पर वो पहले रहते थे वो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गई हो, खत्म हो गई हो, तो वो लोग वहां से माइग्रेट करके किसी और रीजन में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूस कॉज क्या है, मतलब चेंज इन पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन चेंज होने की वजह से, किस वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन, इन सारी चीजों की वजह से जब वो दूसरी जगह पे आके रहने लगे तो वो कॉन्टिन्यूस कॉज में आता है। फिर स्टेबलाइजिंग कॉज, जी ये किसकी वजह से होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, इन सब की वजह से जो कॉज होता है उसे हम कहते हैं, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग कॉज। टाइप्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के। नंबर 1 आता है प्राइमरी सक्सेशन। ये कैसे होता है? तो इट इज बिगिन विद फ्रॉम द प्रिमिटिव सब्सटेंस वेयर देयर वाज नो लॉन्ग फैक्टर बिफोर। मतलब जब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से सक्सेशन हो जाए और वहां पर अब कोई और फैक्टर ना रह जाए तो उसे हम प्रिमिटिव सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन, इट बिगिन फ्रॉम प्रीवियसली सस्टेन्ड लिविंग मैटर। ये कहाँ से होता है? जैसे पहले वहां पर कोई रहता था लेकिन कुछ टाइम के लिए वहां पर क्लाइमेट फैक्टर में चेंज होने की वजह से कुछ वो डैमेज हो गई और दोबारा से अब वहां पर स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। फिर आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ और जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग। The developing plant community bring a change in condition of particular area which is not suitable for them but create a producer and environment for growth of different community। मतलब जब प्लांट की कम्युनिटी वहाँ की कंडीशन में कुछ चेंज ले आए जिससे अब वो उनके लिए सुटेबल नहीं है और वहाँ पर दूसरी चीज ग्रो कर सकती है तो फिर वो उसे एटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं।
एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, ये एबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है और सेम ऑटोजेनिक सक्सेशन की तरह ही होता है। फिफ्थ है इंड्यूस्ड सक्सेशन, तो इट इज अ मैन मेड प्रोसेस, ये किसके वजह से होता है, ह्यूमंस की वजह से होता है कि वहाँ की कम्युनिटी और प्लांट की कम्युनिटी स्पीसीज में चेंज आ जाए, तो वो कहलाता है इंड्यूस्ड सक्सेशन। फिर आता है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, व्हेन प्लेस इज रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट एंड पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई जगह इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो वहां पर और ऑर्गेनिक मैटर कम हो, तो फिर वहां पर जो सक्सेशन होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक इसका उल्टा, जहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो और इनऑर्गेनिक कम हो, तो फिर वो हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन कहलाता है। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, समटाइम ड्यू टू हैवी बायोलॉजिकल और बायोटिक इंटरफेरेंस द सक्सेशन गोज बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग। जब किसी काम के वजह से, किसी रिजल्ट फैक्टर्स की वजह से जो सक्सेशन है वो उल्टा हो जाए, मतलब ग्रो करने की बजाय कम हो जाए, तो उसे हम रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हैं। अब है बायोजियो केमिकल साइकिल्स। तो बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या होती है, ये साइकिल्स होती हैं जो पूरे एनवायरनमेंट में होती हैं, जिसमें एक चीज, कई सारी चीजें जिन जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, तो क्या होता है, स्टार्ट होते हैं नेचर से और दोबारा फिर आकर नेचर में ही मिक्स हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। इसमें थ्रो न्यूट्रिएंट साइकिल, वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड एंड डिकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर। क्या होता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं और दोबारा वहीं डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे हमने टू मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल और इडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल, और इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक के बारे में देखते हैं। एटमॉस्फेरिक में नंबर 1 आती है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, जो समुद्र का पानी है या कोई भी वाटर बॉडी है उसका पानी है, वो सनलाइट की वजह से जब इवापोरेट होता है और इवापोरेट होकर क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड बनने के बाद जब वो दोबारा बरसता है तो फिर वो उन्हीं वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। तो इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये सारा आपको यही एक्सप्लेन कर रखा है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ऐसे ही सिंपली उसमें समझा दिया, ठीक है। सेकंड है कि कार्बन साइकिल। कार्बन गैस है कि वो नेचर में प्रेजेंट होती है, प्लांट इसको इसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाने के लिए। जब फूड बन जाता है फिर उस फूड को कौन, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स खाते हैं। ह्यूमन बींग और एनिमल्स जब उसे खा लेते हैं तो उनकी बॉडी में पहुंच जाता है। बॉडी में जाने के बाद फिर वो वेस्ट बनकर उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है, और बॉडी से बाहर आकर वो फिर से एक तरीके से नेचर में ही मिल जाता है। तो ये होती है हमारी पूरी कार्बन साइकिल। यही सारा इसमें आपको बता रखा है, इसे आप पढ़िएगा, आपको यही देखने को मिलेगा। फिर अगर दूसरे टाइप की जो साइकिल आती है हमारी इडेफिक, जो से हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ी साइकिल है, आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमोसफेयर में वो बायोटिक कंपोनेंट की वजह से एनिमल्स के बॉडी में जाती है और फिर दोबारा से उसी वेस्ट की जनरेशन की वजह से वो बाहर आ जाती है और फिर वो नेचर में मिक्स हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सेकेंड फिर आएगी फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है, जो फॉस्फोरस अवेलेबल होता है प्लांट एंड एनिमल की बॉडी में, जो कि बायोटिक अबायोटिक में इतना नहीं मिलता, जो कि जितना कि फॉस्फोरस बायोटिक कंपोनेंट में मिलता है। तो इन अबायोटिक सिस्टम फॉस्फोरस इज अबेंडेंट इन रॉक। अबायोटिक में क्या मिलता है, जो रॉक्स के बीच में फंसा हुआ है फॉस्फोरस वैसे मिलता है, बट जो बायोटिक है उनमें डीएनए के स्ट्रक्चर में ये सारे मिलते हैं। तो ये कैसे, वैसे ही फॉस्फोरस ह्यूमन की बॉडीज में से बाहर आता है, फिर नेचर में मिल जाता है और फिर से नेचर में से ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है। ये साइकिल सारी ये फॉस्फोरस साइकिल है। ये इतनी इंपॉर्टेंट साइकिल्स नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। सेम यही सल्फर साइकिल में, सल्फर जो प्रेजेंट होता है नेचर में वो ह्यूमन की बॉडी में जाता है, फिर ह्यूमन की बॉडी से दोबारा नेचर में ही आ जाता है। यही सारी चीजें दी गई हैं। फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझ लीजिएगा। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम सोर्स इन प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज रेफर्ड एज फूड चेन। जब प्लांट में जो फूड एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होकर ऑर्गेनिज्म में जाए, फिर ऑर्गेनिज्म से दोबारा अगले ऑर्गेनिज्म में, फिर तीसरे में, ऐसे ही चलती रहती है जो चेन, फिर उसे हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन वर्क कैसे करती है, ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट का खाना बनने के बाद उसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खा लेते हैं। कंज्यूमर के बाद सारे कंज्यूमर जब खा लेते हैं उसके बाद जब कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसे डिकम्पोजर खा लेते हैं। ये जो पूरी चेन बनती है इसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड वेव क्या होती है, जब ये सारी फूड चेन मिलके, कई सारी फूड चेन मिलके एक नेटवर्क बना लें तो उसे हम फिर फूड वेव कह देते हैं। यही सारा दिया गया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको टॉपिक समझाते चल रहा हूँ क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। जब कई सारी फूड चेन्स मिलकर एक ग्रुप बना लें तो उसे फूड वेब कहा जाता है। अब आगे आएगा हमारे पास प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी।
प्लांट हैंगे वो कितना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। व्हेन इट मेजर्ड एट एनी यूनिट ऑफ टाइम इट इज नोन एज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। और जब हम उसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर कर लेते हैं तो फिर वो कहलाता है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तीन टाइप की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट। प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कैन कैरी आउट दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस और कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से कितनी फोटोसिंथेसिस बनती है और कितना फूड बनता है वो कहलाता है ग्रोस प्रोडक्टिविटी। दस इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड पर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। कितनी CO2 की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम क्लोरोफिल के लिए पर 1 घंटे में, तो उसे हम कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको आपका यूनिट दे रखी है अमाउंट ऑफ CO2 पर ग्राम क्लोरोफिल पर आवर, ठीक है। ऐसी नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है? नेट प्रोडक्टिविटी जब हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेशन में एनर्जी लगी है उसे माइनस कर दें तो हमें मिल जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ये रिलेट करती है हेटेरोट्रॉप्स से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर आती है नेट प्रोडक्टिविटी। इट इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी और कितनी यूटिलाइज कर ली, जो इतनी स्टोर करके बच गई उनमें लास्ट में, वो कहलाती है नेट प्रोडक्टिविटी, जो कि उनकी बॉडी में अब रेस्पिरेशन और उनके लिए जरूरी है, वो सारी कहलाती है हमारी नेट प्रोडक्टिविटी की कैटेगरी में आती है। फिर आता है होम्योस्टेटिस टॉपिक। ये क्या होता है? द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज। जब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो फिर भी आपके अंदर का एनवायरनमेंट सेम बना रहे तो उसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। यही सारा अब इसके बारे में बता रखा है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। होम्योस्टेटिस टेंडेंसी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंज। चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज ना होना नेचुरल इकोसिस्टम का होम्योस्टेटिस कहलाता है। रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना। आगे आएगा इकोसिस्टम के टाइप्स दिए हैं हमारे पास, कई सारे टाइप्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आएगा पहला। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहाँ पर होता है? अर्थ पर ही प्रेजेंट होता है। इसमें क्लाइमेटिक और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन होता है प्लांट लाइफ फॉर्म्स का, जैसे कि ट्री, शब्द, ग्रासेस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इसमें एक टाइप है हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें सारी प्लांट की कम्युनिटी, एनिमल की कम्युनिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट फंक्शनिंग करते हैं, वो सारा फॉरेस्ट कहलाता है। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से जब एक्सपेंशन होता है तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की कैटेगरी में आ जाता है। इसे रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपको इन्हें अपने तरफ से बना के लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट है, आप इन्हें रीड नहीं कर पाएंगे। ये आपको टाइप्स बता रखे हैं फॉरेस्ट के, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, इन्हें आप नाम से ही समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेसिडियस फॉरेस्ट है। फिर सेकंड टाइप का इकोसिस्टम आता है टुंडारा इकोसिस्टम। इसमें क्या आता है? फाउंड इन एक्सट्रीम नॉर्थन लैटिट्यूड वेयर स्नो मेल्ट सीजनली। ये नॉर्थन रीजन में पाया जाता है जहां पर कभी सीजन में स्नो मेल्ट करती है। ऑन द अदर एंड द एल्पाइन टुंडारा इज फाउंड इन हायर एलिवेशन ऑफ माउंटेन, स्पेसिफिकली अबव द ट्री लाइन। विंटर इन आर्कटिक टुंडारा आर लॉन्ग। इन्हें आप छोड़िए, ये ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सारा आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ग्रास लैंड है कि आपके पास, ग्रास लैंड मतलब जो ग्रेजिंग लैंड होगी उसे ही ग्रास लैंड कह दिया जाता है। आगे डेजर्ट इकोसिस्टम, जो डेजर्ट एरिया जितना भी आता है वो सारे डेजर्ट इकोसिस्टम में आता है। यहाँ पर कम रेनफॉल होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये सारी चीजें आएंगी। कौन कौन से एनिमल मिलते हैं इसे आप एक बार थोरोली कर लीजिएगा, ज्यादा वैसे तो मैं कहूँगा इन्हें करने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं आते। फिर आता है हमारे पास सेकंड टाइप का इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये क्या होता है? जितने भी पॉन्ड्स, लेक, जितनी भी वाटर बॉडीज आती हैं उन सब के अंदर वो सारी एक्वेटिक इकोसिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। अब इसके भी कुछ टाइप्स बना दिए गए हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, जो पॉन्ड्स का इकोसिस्टम होता है, मतलब पॉन्ड्स के अंदर जो लाइफ ग्रो कर रही होती है वो पॉन्ड इकोसिस्टम में आती है। लेक इकोसिस्टम, जो लेक की अंदर का इकोसिस्टम फंक्शनिंग होती है वो लेक इकोसिस्टम में। स्ट्रीम एंड रिवर का अपना अलग इकोसिस्टम होता है। और क्या है? एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती हैं? जब जहाँ पर रिवर से जाकर स्ट्रीम रिवर की ओशियन में मिलती है वहाँ जो एस्चुरीज फॉर्म होती हैं उनका जो इकोसिस्टम होता है वो एस्चुरीज इकोसिस्टम में आता है। ओशियन का तो अपना इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता ही है। फिर आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ह्यूमन गेट्स फ्रॉम नेचर।
वो सर्विसेज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन को मिलती हैं नेचर से, वो कहलाती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। दीज आर इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अर्थ। अर्थ की बेसिक फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती हैं। चेंज इन इकोसिस्टम सर्विस में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। जो चेंजेस है इकोसिस्टम सर्विसेज में वो ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इन्हें हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला आएगा प्रोविजनिंग सर्विसेज। इसमें क्या आता है, मटेरियल एंड प्रोडक्ट जो कि हमें नेचर से मिलते हैं वो सारे प्रोविजनिंग सर्विसेज में आते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, हनी, फिश, मैराइन फूड, लिव स्टॉक, ये सारी चीजें प्रोविजनिंग सर्विसेज में आती हैं। फिर आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज। दीज आर सर्विसेज दैट ह्यूमन ऑब्टेन बाय मेंटेनेंस ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इट इंक्लूड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, क्लाइमेटिक रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल। वो सर्विसेज जो कि ह्यूमन को ऑब्टेन करते हैं, किस लिए, मतलब करते हैं किस लिए, एक बैलेंस बना के रखने के लिए इकोसिस्टम में। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर को प्योरीफाई करना, क्लाइमेट को रेगुलेट करना, फ्लड कंट्रोल, कार्बन स्टोरेज, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये सारी आती है रेगुलेटिंग सर्विसेज में। कल्चरल सर्विसेज में क्या आता है, ह्यूमन लिव्स इन नेचर एंड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे चेंज इट एंड इट टर्न नेचर चेंज देम। Cultural services are non-material benefit that contribute to progress and cultural advancement of people. Cultural services में क्या आता है, नॉन मटेरियल बेनिफिट होता है, मतलब इसमें हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है बट ये हमारे पीपल्स की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, नेशनल एंड ग्लोबल कल्चर, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिक्रिएशन ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आती है सपोर्टिंग सर्विसेज। दीज सर्विसेज इंक्लूड प्रोसेस विच आर इसेंशियल फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम विच इन टर्न सस्टेन लाइफ ऑन प्लेनेट। वो सर्विसेज जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं अर्थ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए, वो सारी इसमें आती हैं। इट इंक्लूड प्रोसेसेज। इसमें सारे प्रोसेस आते हैं जो कि जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, फोटोसिंथेसिस, क्रिएशन ऑफ सॉइल, वाटर साइकिल, ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर आती हैं। फिर आता है हमारा इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। इकोसिस्टम को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव बीन पार्शियली और कंप्लीटली डिगार्डेड। वो इकोसिस्टम जैसे हम या तो थोड़ा या पूरे कंप्लीटली डिगार्ड कर चुके हैं, अब उसकी रिकवरी हमें कैसे करनी है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। अब हम इसे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, नंबर वन है रिहेबिलिटेशन। इट मीन्स रिटर्निंग डिगार्डेड लैंड टू फुल्ली फंक्शनल इकोसिस्टम रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट बट अकॉर्डिंग टू प्रायर लैंड यूज। मतलब जो लैंड खराब हो चुकी है उसे अब फिर से फंक्शनिंग करना, उस पर कुछ भी करके उसे दोबारा से वैसा बनाना, वो कहलाता है रिहेबिलिटेशन। दूसरा है रेमिडिएशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच यूजिंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड केमिकल कंटेनमेंट आर क्लीन फ्रॉम पॉल्यूटेड इकोसिस्टम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन। जो इकोसिस्टम पॉल्यूट हो चुका है उसमें से केमिकल कंटेनमेंट को निकालना, चाहे फिजिकल मेथड से चाहे बायोलॉजिकल मेथड से, वो कहलाता है रेमेडिटेशन। डिक्लिनेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच बायोटिक फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सेवरली डैमेज लैंड रिस्टोर। जो लैंड थोड़ी है अभी डैमेज हुई है उसको बचाना, उसके बायोटिक फंक्शनिंग को दोबारा से वर्क करवाना, रिक्लेमेशन कहलाता है। मिटिगेशन क्या होता है, रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्लेमेशन प्रोसेस टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ डिगार्डेशन। जब हम इन तीनों ही प्रोसेस जो हमने ऊपर पढ़े अभी, रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन और रिक्लेमेशन, इनका यूज करके एनवायरमेंट को डिगार्ड होने से रोकें, उसे कहते हैं मिटिगेशन। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये हमारी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। ये दोनों बहुत ही वास्ट यूनिट है, इनमें बहुत सारा कंटेंट है, आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप सिर्फ उतना ही पढ़िएगा, जो जो मैंने समझा दिया आप उतना कर लेंगे तो अभी बहुत अच्छे मार्क्स से ईवीएस के पेपर में स्कोर कर सकते हैं। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए आज की यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। थैंक यू।